तो कुछ ऐसी कहानियां दिखा रहे हैं आरटीआई से जुड़ी कि कैसे आरटीआई ये दिखाती है कि व्यवस्था में खामियां हैं। हम आपको अगली कहानी की तरफ ले चलते हैं। दिल्ली की कहानी है और दिल्ली में जब बिजली का निजीकरण हुआ था तब बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे। ये कहा गया था कि अब बिजली बेहतर मिलेगी और आपको कम दाम पे मिलेगी, क्योंकि जब कंपटीशन होगा, निजीकरण होगा तो उससे लोगों को फायदा होगा। बीते दिनों हमने देखा कि दिल्ली की बिजली कंपनियों ने करीब करीब 20% से ज्यादा जो है बिजली के दाम बढ़ा दिए और बिजली कंपनियों ने ये कहा कि ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा, दाम इसलिए बढ़ाने पड़े क्योंकि दरअसल उन्हें घाटा हो रहा था। लेकिन जब एक आरटीआई की मदद से ये बात सामने आई, जब ये खुलासा हुआ कि दरअसल बिजली कंपनियां तो पूरी तरह से फायदे में चल रही है, मुनाफा कमा रही है, उसके बाद से लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि फिर ये दाम क्यों बढ़े। क्या है यह पूरा मामला, ये हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आसिफ खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई के बढ़ते ग्राफ में पिछले दिनों एक और इजाफा हुआ, जिसमें दिल्ली में बिजली कंपनियों ने बिजली की दरों में करीब 24% की बढ़ोतरी कर दी। जब इस पर एक आरटीआई लगी तो जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली थी। ये पावर कंपनियां पिछले कई साल से मुनाफे में चल रही हैं और हैरानी की बात है जब आरटीआई में जो जवाब आया कि 2011-12 का जो ऑडिटेड अकाउंट है इन कंपनियों का, अभी तक डीईआरसी को सबमिट ही नहीं किया गया। तो मजे की बात यह है डीईआरसी ने किस आधार पर रेट बढ़ाए, जब पिछले सालों में जैसे 2009, 10, 10-11 में कंपनियां मुनाफे में हैं, 11-12 का अकाउंट सबमिट नहीं करा। इधर डीईआरसी कह रही है कि लॉस में, लॉस कहाँ है जब अकाउंट सबमिट नहीं करा लेटेस्ट ईयर का, तो किस आधार पर उन्होंने रेट बढ़ाए। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। जी हाँ, दरअसल दिल्ली की ये बिजली कंपनियां घाटे में नहीं बल्कि फायदे में चल रही हैं और इस बात का पुख्ता आधार है आरटीआई के तहत डीईआरसी से मिला ये जवाब। जब कंपनियों ने डीईआरसी को साल 2011-12 का सालाना ब्यौरा भी नहीं दिया तो फायदा नुकसान कैसा। बेसिकली तो पूरा प्राइवेटाइजेशन ही घपला है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो मोनोपोली है तरह से, क्यों अगर कंपनियां घाटे में है तो वो क्यों बिजनेस चला रही हैं, वो जाए बंद करें। ओपन लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए पावर सेक्टर में कि जो भी कंपनी चाहे उसको वो अपना पावर दे। जैसे मोबाइल में है, एयरलाइंस में है कि मल्टीपल कंपनीज जब होती हैं तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ता है, जिससे रेट डाउन जाते हैं, सर्विस बेहतर होती है। सामाजिक कार्यकर्ता विवेक गर्ग के मुताबिक सर्वे से पता चला है कि बिजली कंपनियों के खुद के दफ्तर में भी मीटर नहीं लगा होता और बिजली के बिल के साथ लगे विज्ञापन से होने वाली कमाई का कोई ब्यौरा नहीं है। जितने भी ये पावर कंपनियों के ऑफिस हैं वहाँ कोई मीटर ही नहीं लगे हुए। सबसे बड़ी पावर की चोरी तो ये कंपनियां खुद कर रही हैं। इनके अपने जितने भी ऑफिस में जितनी बिजली खुद कंज्यूम करती है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, एक और आप देखिए आजकल जो दिल्ली में जनता को बिल आ रहे हैं, ये 4 पेज का बिल भेज रही है कंपनी, जिसमें 2 पेज का बिल होता है और 2 पेज का ये इस तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है। करोड़ों रुपए कंपनियां इन एडवर्टाइजमेंट से मुनाफा कमा रही है, तो ये प्रॉफिट कहाँ गया। आरटीआई से अब जो ये जवाब सामने आया है उसके बिना पर विवेक गर्ग कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। दूसरा, ये सारे पावर प्राइवेटाइजेशन के एक एसआईटी फॉर्म है और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके लाइसेंसेज रद्द होनी चाहिए और रिकवरी होनी चाहिए। जो इन्होंने जनता से पैसा लूटा है फोर्ज अकाउंट करके, ना सिर्फ इन कंपनी के लोगों पे, सरकार पे, डीआरसी पे मुकदमे दर्ज हो, बल्कि जो पब्लिक से पैसा लूटा है वो रिकवरी हो, पब्लिक को वापस दिया जाए। आरटीआई कानून से जानकारी तो सामने आ गई है, अब इस पर कानूनन ठोस कार्रवाई हो जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिल सके। तो फिर हमारी रिपोर्ट सुभाष जी, आपका क्या कमेंट है। आप भी दिल्ली के निवासी हैं और बिजली के दाम जिस तरह से बढ़े उसको लेकर बहुत कुछ हुआ। देखिए, ये जो एक धारणा बताई गई थी कि प्राइवेट सेक्टर में लाने से कंपटीशन हो जाएगा, यही अपने आप में एक बहुत गलत भरोसा था। क्योंकि कंपटीशन तो जब होता है जब एक इलाके में एक से ज़्यादा बिजली कंपनी सप्लाई करने की इजाज़त मिलती है। जब एक ही कंपनी को मोनोपोली अधिकार है तो ये कंपटीशन कहाँ हुआ। प्राइवेट सेक्टर को ये कहना कि ये कंपटीशन पैदा करेगा, ये कोई भी इस मामले में एक बहानेबाजी थी, बिल्कुल वास्तविकता से और तथ्यों से विपरीत है। बहरहाल बहुत से लोग अब ये भी कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी वो भी खास करके ये पूरा मामला दिखाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी जो कि सार्वजनिक सेवाएं दे रही हैं उनको आरटीआई के दायरे में रहा। दरअसल कितना जरूरी है ये तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर इस समय डोमिनेट कर रहा है हमारी डे टू डे लाइफ को, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। तो प्राइवेट सेक्टर को तो आरटीआई में लाना चाहिए, कम से कम एक
जो इस तरीके की सेवाएं हैं वो फिक्स कर सकते हैं कि जिनका इतना टर्नओवर है और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रदान कर रही हैं, एक शुरुआत तो करें। एक इस तरीके का एक वर्ग निश्चित किया जाए कि ये तो आएगा ही आएगा आरटीआई एक्ट में। वो एक हाई कोर्ट में चैलेंज तो नहीं कर सकते सीआईसी वर्डिक्ट को। आजकल तो हर एक जो पब्लिक अथॉरिटी जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो एक बार तो चैलेंज कर देती है हाई कोर्ट में, मामला कोर्ट में लंबित हो जाता है। जो अकाउंटेबिलिटी है और जो पब्लिक को सूचना मांगने का अधिकार है उससे वो वंचित हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं होती है। तो ये तो गलत बात है। बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को शुरुआत करनी चाहिए आरटीआई एक्ट में। शुरुआत में पब्लिक सर्विसेज जो है वो ही लाई जाए, एक निश्चित टर्नओवर से ऊपर के जो कंपनियां हैं वो लाई जाए आरटीआई एक्ट में। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में पूरे में आरटीआई एक्ट लागू हो सकता है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी साउथ अफ्रीका में प्राइवेट सेक्टर आरटीआई एक्ट में है। हाँ, बिल्कुल बहुत से देशों में इसीलिए जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स अगर आपको करनी है तो कहीं ना कहीं आरटीआई के दायरे में लाना पड़ेगा। ये इस वक्त देश की एक बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी मांग है जो कि तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट और बहरहाल हमने आपको देश भर में दिखाया कि क्या कुछ हो रहा है आरटीआई को लेकर। बहुत कुछ ऐसा भी था जो कि छूट गया, वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता। खबर गोवा से है। यहाँ पर सूचना के अधिकार और कानून का हो रहा है दुरुपयोग। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने विधानसभा में विपक्ष के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि